आप सभी विद्यार्थियों का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं में चैप्टर 6 में द्रव्य की संरचना विषय में तत्व, यौगिक तथा मिश्रण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे तत्व किसे कहते हैं। बच्चों, इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम जानेंगे तत्वों के प्रकार क्या होते हैं। तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा धातु सदृश्य, जिसे हम उपधातु भी कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, रांगा, बच्चों ये कुछ धातुओं के नाम हैं। अब हम धातुओं की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। धातुओं की सबसे पहली विशेषता होती है कि इनकी एक अपनी चमक होती है, अर्थात इन्हें किसी कठोर पदार्थ से पीटा जाता है अथवा इन्हें काटा जाता है तो इनकी एक अपनी चमक होती है। और दूसरा बच्चों, इनमें आघात वर्धता का गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात इन पर किसी कठोर चीज से प्रहार किया जाता है तो ये फैलते हैं या तो टूट जाते हैं। नंबर तीसरा, सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इसमें उष्मा देने पर इनके सभी भाग में उष्मा आसानी से फैल जाती है अथवा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके सभी भागों में विद्युत धारा फैल जाती है। तत्वों के प्रकार में दूसरा भाग है अधातु। बच्चों, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, हीरा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सभी अधातुओं के नाम है और इनकी विशेषताओं के बारे में आप जानेंगे। नंबर 1, यह प्रायः मुलायम अथवा भंगुर होती हैं। नंबर 2, इनमें आघात वर्धता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, अर्थात इन्हें पीटने पर यह टूटते या फैलते नहीं हैं। और नंबर तीसरा, यह उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात इनमें उष्मा प्रवाहित की जाती है या उष्मा प्रवाहित की जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैलती है। और नंबर चौथा, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, अर्थात इन्हें काटने अथवा तोड़ने पर इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती है। तीसरा प्रकार है धातु सदृश्य, जिसे हम उपधातु भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेटालॉइड कहते हैं। बच्चों, कई वर्षों पश्चात धातु तथा अधातु की खोज होने के पश्चात वैज्ञानिकों ने धातु सदृश्य, जिसे हम उपधातु भी कहते हैं, जैसे अन्य तत्वों की खोज की। ऐसे अब तक कुल 7 उपधातुओं की खोज हो चुकी है, जिसके नाम बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम हैं। अब हम यौगिकों के प्रकार के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से जिसका निश्चित अनुपात होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। और यौगिकों के प्रकार 3 हैं। पहला सेंद्रीय यौगिक, जिसे हम कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। नंबर दूसरा असेंद्रीय यौगिक, जिसे हम अकार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। और तीसरा जटिल यौगिक। अब इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सेंद्रीय यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं इसे जानेंगे। बच्चों, कुछ यौगिकों में उष्मा देने पर उनके अवशेष काले रंग में प्राप्त होते हैं अथवा ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर उनका रूपांतरण गैस में होता है और ज्वलनपूर्ण न होने पर काले रंग का कार्बन रहता है। इन यौगिकों को कार्बनिक अथवा सेंद्रीय यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोज, प्रथिन, हाइड्रोकार्बन ये द्रव्य सेंद्रीय यौगिकों से बने होते हैं। और साथ ही बच्चों, पेट्रोल, रसोई गैस, कपूर, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया ये सभी सेंद्रीय यौगिकों के उदाहरण हैं। दूसरा असेंद्रीय यौगिक अथवा अकार्बनिक यौगिक। बच्चों, सेंद्रीय यौगिक के ठीक विपरीत तीव्र ऊष्मा देने पर जिन यौगिकों का अपघटन होकर पीछे अवशेष बच जाता है वह असेंद्रीय अथवा अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। नमक, सोडा, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर ये अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। इसके अलावा यौगिकों का और एक प्रकार है जो तीसरा है, जिसे हम जटिल यौगिक कहते हैं। बच्चों, जटिल यौगिकों के अणुओं में अनेक परमाणुओं से बनी जटिल संरचना होती है और इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणुओं का भी समावेश होता है। मैग्नीशियम का समावेश वाला क्लोरोफिल, लोहे का समावेश वाला हीमोग्लोबिन और कोबाल्ट का समावेश वाला साइनोकोबाल्मिन, जिसे हम जीवन सत्व B12 के नाम से भी जानते हैं। ये सभी जटिल यौगिकों के उदाहरण हैं। बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक में बताए गए कृत्य के आधार पर हम चार्ट में दर्शाए अनुसार पदार्थों को किसी वाष्पन पात्र में लेकर गर्म करेंगे। गर्म करने पर उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है इसका निरीक्षण करके चार्ट पूर्ण किया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लेंगे। अब हम मिश्रण के प्रकार के बारे में जानेंगे। बच्चों, मिश्रण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषममांगी मिश्रण।
इसे समझाने से पहले हम सबसे पहले प्रावस्था के बारे में बताएंगे कि ये प्रावस्था क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में फेज कहते हैं। बच्चों, एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को हम प्रावस्था कहते हैं। इसमें मिश्रित पदार्थ के सभी भौतिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे मिश्रित द्रव्य का घनत्व, रासायनिक संरचना, परावर्तन गुणांक आदि। अब ये समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में प्रावस्थाएं क्या होती है, इसे समझेंगे। पहला है समांगी मिश्रण। जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं, तब उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इनके घटकों को आसानी से न तो देखा जा सकता है, न ही अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नमक में पानी का मिश्रण, शक्कर में पानी का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, अल्कोहल में जल का मिश्रण, सिरका इत्यादि। अब हम जानेंगे विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। जब मिश्रण के घटक दो या अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं, तब उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इनके घटकों को आसानी से देखा जा सकता है और इन्हें आसानी से अलग भी किया जा सकता है। चीनी में रेत का मिश्रण या चीनी में नमक का मिश्रण, दूध, स्याही, पेंट, कोहरा, हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त इत्यादि। बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक में एक चार्ट दिया गया है जिसमें द्रव्यों के मिश्रण दिए गए हैं। उन मिश्रण के आधार पर हमें यह बताना है कि उन मिश्रणों को आपस में मिलाकर हिलाने पर उनमें कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं और मिश्रण का वह कौन सा प्रकार है। तो आपके स्क्रीन पर यह मिश्रण है और उसे यहाँ भर दिया गया है। इसका निरीक्षण आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में एक कृति और बताई गई है जिसमें 3 बीकर लेना है और पहले बीकर में 10 ग्राम नमक लेना है, दूसरे बीकर में 10 ग्राम लकड़ी का बुरादा लेना है और तीसरे बीकर में 10 मिलीलीटर दूध लेना है और तीनों बीकरों में 100 मिलीलीटर पानी डालकर हिलाना है। और पानी की स्वतंत्र प्रावस्था किस मिश्रण में दिखाई देती है, इसका उत्तर देना है। और यह भी बताना है कि वो पारदर्शक है कि अपारदर्शक है और छानने पर घटकों का पृथक्करण होता है कि नहीं होता है। तो आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसका हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। पहला मिश्रण है नमक और पानी। इसकी स्वतंत्र प्रावस्था नहीं होती है, अर्थात ये आपस में घुले हुए होते हैं, किंतु ये अर्ध पारदर्शक होते हैं क्योंकि हमें नमक और पानी अस्पष्ट दिखाई देते हैं और इनको पृथक्करण करना आसान नहीं होता है। दूसरा मिश्रण है लकड़ी का भूसा तथा पानी। इसकी स्वतंत्र प्रावस्था होती है, अर्थात लकड़ी का भूसा और पानी के घटक तत्वों को आसानी से हम पहचान सकते हैं। यह पारदर्शक होता है तथा इसके घटक तत्वों को आसानी से अलग किया जा सकता है। तीसरा मिश्रण है दूध तथा पानी। बच्चों, इसकी स्वतंत्र प्रावस्था नहीं होती है। दूध और पानी एक दूसरे से अच्छी तरह से घुले हुए होते हैं और यह अपारदर्शक होते हैं। इन्हें आसानी से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है और इनके घटक तत्वों को छानना भी कठिन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।